हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला काइंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, आज हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने और वीडियोस देखना चाहते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस या फिर बिजनेस लॉ की, तो आप क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है बिजनेस लॉ की, और आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हो। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे तीन तरीके के होते हैं। सेक्शन नंबर 13 में हमें बता रखा है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 चेक, सेक्शन 6। ये तीनों को डिस्कस अलग अलग वीडियोस में करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 4 में बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, सेक्शन 4 में क्या बता रखा है प्रोमिसरी नोट्स के बारे में। सो एक प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, जो कि राइटिंग में होता है। ठीक है, जो कि राइटिंग में होता है। राइटिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी मतलब है, यानी कि जो कि बेसिकली आप खुद लिखते हो, है ना, खुद लिखते हो, आपको खुद लिखना पड़ता है। ये नहीं है कि बस आपका बना बनाया डॉक्यूमेंट हो गया, लिखना पड़ेगा उसके अंदर किसी का नाम, डेट, कि भाई क्या देना है, कितनी अमाउंट देनी है आपको। तो कोई अगर आपने कोई सामान उधार में मान लो खरीदा, ठीक है, अब आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो उस पेमेंट करने के लिए आपने अगर एक लिख दिया एक नोट के अंदर, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि भाई मैं आपको पेमेंट फ्यूचर में दे दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होता है, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट बैंक नोट नहीं होता, ना ही वो करेंसी नोट होता है। अब ये बैंक नोट क्या है और करेंसी नोट क्या है। बैंक नोट एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, बट वो बैंक इशू करता है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल। देखो ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में, ये प्रोमिसरी नोट है, लेकिन ये बैंक ने इशू कर रखा है। ये बैंक प्रोमिसरी नोट दो तरीके के होते हैं, ऑन डिमांड और एक खाली प्रोमिसरी नोट। ये ऑन डिमांड है, जैसे कि 20,000 रुपये आपको पे करने होंगे, प्रॉमिस टू पे एट दी इम्पीरियल बैंक, इम्पीरियल बैंक को कोई पे करने होंगे, ठीक है। तो उसमें ये प्रोमिसरी नोट बनाया था। रंगून, रंगून जगह है, तो ये उसमें आपका प्रोमिसरी नोट, उसने पे प्रोमिसरी नोट बनाया बैंक ने एक, उसको इंपीरियल बैंक को पैसे देने होंगे 20,000 रुपये, ठीक है। फॉर ऑर्डर वैल्यू सम ऑफ 20,000 विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ देने होंगे एट द डेट, डेट भी बता दी। जो डेट ऊपर लिखी हुई है ना, ये डेट, ये 10-16 दिसंबर, इसके बाद हम आपको इंटरेस्ट के साथ 6.5% ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट आप पे करेंगे। तो ये जो प्रोमिसरी नोट है जो बैंक वाला बनाता है, तो बैंक वाला प्रोमिसरी नोट हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो बैंक वाला बनाता है कि मैं आपको इतने पैसे पे कर दूंगा इस डेट पे इंटरेस्ट के साथ, तो भैया ये प्रोमिसरी नोट बैंक वाले होते हैं, ये नहीं आते आप, ठीक है, इसको आप नहीं देते आप। और ये करेंसी नोट तो भैया आप, करेंसी तो पता ही होगा ना, रुपए, पैसे। तो ये करेंसी नोट है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो कि आपके जेब में हो गए। तो ये करेंसी नोट भी प्रोमिसरी नोट में नहीं आते। ये भी एक तरह का वही है ना, ये भी तो प्रोमिस ही एक तरह का, बट हाँ ये क्या है कि करेंसी है, ये करेंसी है, वो नोट है, ये आपको बनाना पड़ता है, जो कि फ्यूचर में पैसे देने के लिए होता है। ये तो आपको अभी पैसे देने के लिए होता है, कैश हो गई। तो करेंसी नोट नहीं आते। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अभी इसको मैं आगे समझाऊंगा। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का एक पूरा पॉइंट है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जहां पर कोई कंडीशन ना लगाए हम किसी भी चीज की, कि ये होगा तो ही पैसे दूंगा आपको मैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंड बाय मेकर, जो बना रहा है उसका साइन होना चाहिए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है ना। कोई सम सर्टेन सम ऑफ मनी पे देनी है किसी पर्सन को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ऑर्डर, और ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब भी बताऊंगा क्या होता है ये। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर मतलब जो, जिसको भी अगर मिलेगा इंस्ट्रूमेंट उसको मिल जाएगा पैसा। तो ये प्रोमिसरी नोट होता है। अभी डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, एक एक पॉइंट को हम इसमें समझने वाले, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जितने भी आपके सामने नाम आए जो आपको भी समझ नहीं आया, अनकंडीशनल अटेकिंग, किसको पैसा देना होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर वगैरह, ये सब आगे हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो मीनिंग
अगर छोटा सा एक डेफिनेशन देखो, आपको डेंटेशन में वो बात दी है, ये जितने भी नोट्स दिखाने वाला हूँ, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मीनिंग आपका प्रोमिसरी नोट का क्या बना फिर, कि ये एक ऐसा लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया जो कि एक पार्टी इशू करती है, प्रॉमिस करती है टू पे द डेट ओड टू अनदर पार्टी, कि जो भी उसने उधार में कुछ लिया, वो जो डेट हो गया ना, अपने कोई भी आपने उधार में लिया सामान या सर्विस कुछ भी ली, तो वो डेट हो गया, तो वो डेट को पे करने के लिए जो प्रोमिसरी, एक प्रॉमिस कर देती है राइटिंग में, लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक राइटिंग बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसिंग टू पे द डेट ओवर टू अनदर पार्टी, जो जो कि दूसरी पार्टी से आपने डेट लिया, तो उसको जो डेट पे करने के लिए आपने प्रोमिसिंग नोट बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक नोट, करेंसी नोट नहीं आता प्रोमिसिंग नोट में। पार्टीज कौन कौन सी होती है प्रोमिसिंग नोट में? एक होता है मेकर, जो बनाता है प्रोमिसरी नोट, जिसको पैसा पे करना होता है, प्रोमिस टू पे, इसको बोलता है मेकर। और पेई मतलब जिसको देना होता है पैसा, तो वो पेई होता है। एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोमिसरी नोट्स के, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। तो जैसे कि हमने उसमें समझा था, इट मस्ट बी इन राइटिंग। तो राइटिंग में होना जरूरी है, वर्बल प्रॉमिस नहीं होता कभी भी, पक्का सबूत नहीं होता। कि वर्बल तो आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसमें हम कैसे मानेंगे कि आपने कहा था ये बात? वो कैसे मानेंगे, जब उसने लिख के दिया हो, राइटिंग में हो। चाहे वो पेन से लिखे, पेंसिल से लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखा होना जरूरी है, जिससे वो ऑल्टर ना कर सके। क्योंकि राइटिंग में होगा तो वो राइटिंग में वैसी का वैसी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपने ग्लू लगा दी, कोई मतलब व्हाइटनर लगा दिया और कुछ भी अपने हिसाब से लिख दिया, ऐसा नहीं। राइटिंग में हो और पक्का हो, उसको बाद में चेंज ना कर सके। इट मस्ट सर्टेनली एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू, एक्सप्रेस होना चाहिए उसके अंदर कि मैं आपको ये पैसा देने वाला हूँ इतने तारीख को। तो ये एक्सप्रेस होना चाहिए वो बात। अगर नहीं होगी, वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। सो देयर मस्ट बी एक्सप्रेस अंडरटेकिंग टू पे। अब मेयर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट इनफ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बस पैसा दे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा एक्सप्रेस करे वो उस प्रोमिसरी नोट के अंदर, कि मैं आपको पैसा दूंगा, ये इतने रुपए का पैसा दूंगा, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। कि ये नहीं कि बस मैं आपको पैसा दे दूंगा, पता ही नहीं कितना दूंगा, ऐसा ना हो। सो फॉलोइंग आर नॉट प्रोमिसरी नोट, एज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं होगा अगर आपने ऐसे लिख दिया। कैसे एग्जांपल है वो, जैसे कि आप देख सकते हो, ये अगर ए एक पैसा बंदे एक प्रोमिसरी नोट बना रहा है और ये लिख रहा है, मिस्टर बी, आई ओ यू ₹500, मतलब आई ओ यू, कि मैं आपसे 500 रुपए ओ करता हूँ। ओ का मतलब होता है कि मैं आपको ड्यू करता हूँ, 500 रुपए ड्यू हो रखे हैं आपके, मुझे आपको पे करने हैं। तो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो ऐसे, आई ओ यू, दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट, क्योंकि आपने ये एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है ना। द सेकंड आप लिख रहे हो, आई एम लायबल टू पे यू 500 रुपए, मैं आपको 500 रुपए देने के लिए लायक हूँ, या मैं फ्यूचर में आपको, मैं आई एम लायबल। तो दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो कि मैं आपको पैसा दूंगा। आपने कहा कि मैं लायबल हूँ, मैं लायबल हूँ, मेरे पर लाइबिलिटी है 500 रुपए की। ये कोई एक्सप्रेस थोड़ी है प्रॉमिस पे करने के लिए। आप ये कहो ना 500 रुपए दूंगा आपको, ये तो कहा नहीं आपने, लायबल हूँ मैं। उसके बाद आपने ये कह दिया, आई हैव टेकन यू फ्रॉम ₹100, वेन एवर यू आस्क इट हैव टू पे, कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, जब भी आप कहोगे मैं आपको 100 रुपए पे कर दूं। तो ये आपका कोई एक्सप्रेस नहीं आपने करा कि मैं आपको पैसा दूंगा। बस आप ये बता रहे हो कि मैंने 500 रुपए आपसे लिए हुए, पहले आपने ये बताया। दूसरे ने आपको बताया कि मुझे 500 रुपए आपको देने हैं, ये नहीं पता मैं दूंगा देने हैं मुझे। तीसरे में आपको बताया कि 100 रुपए मैंने आपसे लिए, जब भी आप कहोगे मैं दे दूंगा। ये भी आपने कोई कहा नहीं है कि मैं दूंगा सच में। तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। लेकिन अब देखो, ये अगर प्रोमिसरी नोट है, अगर ऐसे लिखे हो कि आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर फॉर ₹500, मतलब कि मैंने कह दिया, आई प्रोमिस, कि मैंने वादा करता हूं मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ये आप कह रहे हो कि मैं 500 रुपए आपको दूंगा। आई एक्नोलेज माई सेल्फ टू बी इनडेबिटेड टू बी, कि मैं मानता हूं कि मैंने बी से 1000 पे लिए, टू बी पेड ऑन डिमांड। और मैं वादा, आई एक्नोलेज माई सेल्फ टू बी इनडेबिटेड टू बी, और मैं आपको ये पैसा दे दूंगा, टू बी पेड ऑन डिमांड। डिमांड जैसे ही आप डिमांड करोगे मैं आपको पैसा दे दूंगा 1000 पे, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। जो आपने 1000 पे मैंने आपसे लिए, मैं वादा करता हूँ मैं आपको दे दूंगा। तो ये प्रॉमिस है, प्रॉमिसरी नोट में आप लिखोगे तो प्रॉमिस बन रहा है ये। ठीक है। तो 500 रुपए मैंने आपको प्रॉमिस करता हूँ, तो दिस इज प्रॉमिसरी नोट।
समझ आ रही बात, ये चीज क्या हो रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले में क्या लिखा था, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक तो है कि बी से मैंने डेट लिया था, बी से मैंने उधार लिया था। ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर बी कह दे कि कोई ऐसा नाम बता दे बी कि भाई आप इस नाम के बंदे को पैसा पे कर देना, और मैं उसका नाम लिख रहा हूँ उस प्रोमिसरी नोट पे, वो बी का नाम नहीं है, किसी और का नाम है, बट बी का ही बंदा है वो, तो वो ऑर्डर कहेंगे उसे। तो ऑर्डर का मतलब जो आपको ऑर्डर मिला, आपने उसका नाम लिख दिया बस, आपने उसके आपने बी की जगह उसका नाम लिख दिया, तो वो ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो। एक होता है बियरर। बियर का मतलब जिसमें नाम ही नहीं लिखा होता कुछ भी, मतलब जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट गया, वो हकदार बन जाएगा पैसा देने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, बियरर। बियर का मतलब क्या होगा, जो बियर करेगा, जिसके पास आ गया वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम नहीं लिखा होगा प्रोमिसरी नोट पे किसी का भी कि इसको पैसा देना है, तो उसे क्या बोलेंगे, बियरर। और जिसका नाम लिखा हो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है। और ऑर्डर का मतलब हो गया किसी का नाम लिखा हुआ है। और तो ये चीज होती है बेसिकली, तो ये डेफिनेशन में आप देख सकते हो पीछे जो लिखा हुआ था कि साइन बाय टू पे अ सर्टेन सम मनी टू। टू का मतलब हो गया कि जिसको देना था, या फिर टू द ऑर्डर, कि आपने सर्टेन पर्सन को कह दिया, एक जिसको पैसा देना था उसने कहा कि आप इस बंदे को दे देना, तो वो ऑर्डर हो गया। और टू द बियरर, बियरर का मतलब आपने नाम ही नहीं लिखा, कि जिसको भी आपने वही जिसको भी मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट वो उसको मिल जाएगा। तीसरा होता है प्रोमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना। अनकंडीशनल का मतलब क्या, कंडीशनल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, या कोई इवेंट होगा, ये इवेंट होगा या इस कंटीजेंसी होगा तभी आपको वो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि मैंने कहा कि मैंने आपसे पैसा लिया, और मैंने कहा कि मैं आपको ना 1000 रुपये 2 तारीख को पे करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ये 1000 रुपये के बदले में, या फिर आप मुझे बाद में ये सामान मुझे 2 गुना ज्यादा सप्लाई करोगे, तभी आपको 1000 रुपये पे करूँ। या फिर मैंने कह दिया कि इंडिया जीतेगी तो मैं आपको 1000 रुपये पे करूँ, तो ये क्या है, कंडीशन लगा देना मैंने। तो कोई इवेंट होना चाहिए, कोई इवेंट होगा तो भी पैसा पे करूंगा, कोई कंटीजेंसी है कि इवेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर में इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी मुझे क्या पता, तो ये इसलिए बिल्कुल एब्सोल्युटली पेबल होना चाहिए वो पैसा, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए बीच के अंदर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बीच में आपने कोई कंडीशन डाल दी तो वो प्रॉमिस नोट वैलिड नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिए तो इट शुड बी साइंड बाय मेकर, साइंड होने चाहिए भाई, क्योंकि लिख तो कोई भी सकता है ना, झूठा किसी के बदले में कोई भी लिख सकता है, बट साइन होने चाहिए। तो साइन से क्या होगा कि वो बंदा फिर लाइबल हो जाएगा, साइन हो गए तो बंदा फिर लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो, क्योंकि फिर हम केस कर सकते हैं उसके ऊपर, तो साइन होने बहुत जरूरी है। तो साइन होने चाहिए रिटर्न में, तो ठीक है, पहले प्रोमिस हुज पे मस्ट बी साइन द इंस्ट्रूमेंट इवन इट थॉट इट मे रिटर्न, वो कह रहा है कि रिटर्न हो जाए लेकिन साइन जरूर होना चाहिए। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द फॉर्म और प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइन कहाँ करो, लेकिन साइन होने चाहिए। इट मे बी पेंसिल, इंक पे, थंब, मतलब अंगूठा लगा सकते हो, कुछ भी हो सकते हैं। प्रोनोट, प्रोनोट का मतलब प्रोमिसरी नोट को प्रोनोट भी बोलते हैं। सो प्रोनोट कैन बी साइंड बाय ऑथराइज्ड एजेंट, कोई मेकर का मान लो कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, वो भी साइन कर सकता है कि मेरे बदले में, कि भाई तू साइन कर दे मेरे बिहाफ पे। तो बट द एजेंट, लेकिन एजेंट को साथ में बताना पड़ेगा उसमें कि मैंने ये साइन करी है इसके बिहाफ पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी और ने साइन कर दिए और बाद में कहीं एजेंट को पकड़ ले हम। तो एजेंट ने बताना पड़ेगा कि इसने, मैंने इसके बिहाफ पे साइन करे है, अदरवाइज ही हिमसेल्फ लेवल, मैंने बताया ना वो लेवल हो जाएगा। सो द ओनली लीगल रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड इंडिकेट विद सर्टेनिटी द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। लीगल रिक्वायरमेंट यही है कि वो आइडेंटिटी पर्सन की होनी चाहिए उसके अंदर, कि मैंने इसके बिहाफ पे साइन करे, हिज इंटेंशन टू बी बाउंड बाय टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कि जो बंदा लाइबल है पैसा देने के लिए वो आइडेंटिटी उस प्रोमिसरी नोट में लिखी होनी चाहिए। ये चीज है मेन, साइन का मतलब है यहाँ पर ये है कि इसका इंटेंशन क्या है कि वो, कि ताकि वो एग्रीमेंट के टर्म से बाउंड हो गया है, एग्रीमेंट का मान रहा है चीजें, तो साइन इसलिए कराने पड़ते हैं। साइन कराने का मतलब ये हो गया कि वो अब मान गया वो चीजों, वो प्रूफ बन गया साइन से, क्योंकि साइन, बिल्कुल साइन में नकली हो सकते हैं, लेकिन साइन से बंदा फिर, अगर बंदे ने साइन करे हैं तो वो पागल बनता है अगर किसी और ने साइन कर, लेकिन साइन नकली कभी कभार हो सकते हैं, बट साइन अगर करवा दिए तो दूसरे वाला बंदे पे एक सहूलियत आ जाती है, कोर्ट में भी वो प्रूफ बन जाता है। ठीक है ना।
तो ये चीज सबसे बड़ी होती है। बाकी साइन नकली हो गए वो अलग पॉइंट है बाद में, लेकिन साइन से एक प्रूफ आ जाता है हमारे पास। उसके बाद मेकर मस्ट बी सर्टेन, जो मेकर है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन एग्री कर रहा है कि मैं आपको ये पैसा दूंगा, वो पर्सन बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन है। ऐसा ना हो कि पता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं पता। मतलब कि अगर मान लो कि उसने साइन कर दिए किसी एज्यूम नेम के पर्पज से, कि मान लो कि मैं इसके, ये मुझे पैसा, ये मतलब मैं इसके बदले में साइन कर, और एज्यूम नेम है, नाम ही नहीं लिखा आपने उसका, तो फिर ही इज लाइबल एज अ मेकर। तो वही लाइबल होगा फिर, बिकॉज अ मेकर इज टेकन एज सर्टेन। सर्टेन तभी माना जाएगा अगर उसके डिस्क्रिप्शन से कुछ उसकी इंफॉर्मेशन पता चले कि वो आइडेंटिटी कौन है, मेकर कौन है, उसके बारे में बताए तो सही, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसके बारे में कि मेकर ये है, चाहे वो कंपनी में हो सकती है, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पता तो चले कौन है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई दो से ज्यादा पर्सन हो, कोई भी दो या दो से ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं पे करने के लिए, तो वो जॉइंटली लाइबल हो। अलग अलग बंदा, हर एक बंदा लाइबल होगा, उसकी लाइबिलिटी ऑल्टरनेटिव नहीं होगी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, कि विकल्प, मतलब ऑल्टरनेटिव का मतलब कि अगर एक बंदा लायबल नहीं हुआ तो दूसरा बंदा लायबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक बंदा लायबल होगा फिर। ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेई भी सर्टेन होना चाहिए कि पेई का, जिसको पैसा देना है मुझे, उसका नाम भी अच्छे से लिखे कौन है वो। तो इंस्ट्रूमेंट मस्ट पॉइंट आउट सर्टेनिटी पर्सन उनकी होनी चाहिए, कि पेई जो सर्टेन हो, उसका नाम, उसके डेजिग्नेशन कौन है वो। So not payable to maker himself is not pronate unless it is endorsed by him। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप नोट आप खुद को ही पे कर रहे हो, प्रोमिसरी नोट आप खुद के लिए बना रहे हो कि मुझे पैसा देना है, तो कोई वो प्रोमिसरी नोट थोड़ी है, किसी और को देना होता तभी तो होता है। हाँ वो हो सकता है अगर वो आपको इंडोर्स कर रहे हैं। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर आपको करने जा रहा है, कि वो इंडोर्स का मतलब कि आपका जो, उसको मिलने का जो राइट है, उसको पैसा वो आपको अगर दोबारा वापसी आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तब वो ठीक है। तब आप कह सकते हो कि आपका वो आपके लिए प्रोमिसरी नोट बन गया। अगर वो इंडोर्समेंट से हो रहा है, ट्रांसफर करके घुमा फिरा के आपके ऊपर ही पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि सामने वाला अगर दे नहीं सकता तो वो घुमा फिरा के आपको ही मिलेगा वो पैसा, तब ठीक है। लेकिन वैसे आप उसको वैलिड नहीं कर सकते। और अगर कोई मिस्टेक से आपने किसी और का नाम लिख दिया, तो नोट वैलिड माना जाएगा इफ द पे कैन बी असरटेन्ड बाय एविडेंस। सो अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी नाम की, पेई की, डेजिग्नेशन की, तो वो पेई अगर एविडेंस के द्वारा, सबूत के द्वारा ढूंढा जा सकता है कि ये इसका नाम ठीक है, गलत लिख दिया इसने, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ये ठीक बंदा है, वही बंदा है, तो वो वैलिड माना जाएगा प्रोविजन। लेकिन अगर वो डेड पर्सन है, वो पेई का जो नाम लिखा वो मर गया है, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका फिर उसका पेमेंट डिमांड कर सकता है, उसका कोई लीगल, कोई भाई बहन, ठीक है, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पे सर्टेन होना चाहिए, मेकर भी सर्टेन होना चाहिए। उसके बाद प्रॉमिस शुड बी पे, शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली। पैसे की फॉर्म में ही पैसा होना चाहिए, प्रोमिसिंग नोट में पैसा देना है। सो मनी का मतलब लीगल टेंडर मनी, जो लीगल टेंडर है, जो कि सरकार के द्वारा भाई मनी इशू करी गई है, वो वाली मनी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बिटकॉइन वगैरह कुछ, ठीक है ना, लीगल टेंडर मनी एंड नॉट ओल्ड एंड रेयर कोइंस। कोई पुराने ऐसे क्वाइंस नहीं जो खत्म हो रखे हैं, जैसे कि 500 नोट बंद है, और अब वो लीगल टेंडर नहीं है ना वो। सो ए प्रॉमिस टू डिलीवर पैडी आइदर इन ऑल्टरनेटिव और इन एडिशन टू मनी। कोई ये पैडी कह रहा है कि मैं आपको पैडी दे दूंगा, तो वो कोई प्रोमिसिंग नोट नहीं बनेगा। प्रोमिसिंग नोट वही बनेगा जो मनी की फॉर्म में, मनी मतलब जो लीगल टेंडर है, जो नोट वो नहीं है जो बंद हो रखे हैं। अमाउंट शुड बी सर्टेन, ठीक है, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए। अमाउंट ऐसा ना हो कि जो सर्टेन ही नहीं है, कि हम पहचान सकते कि बिल्कुल लिखा होना चाहिए साफ साफ कि कितना पैसा पे करना है, 20,000, 10,000। Not only regarding the person to whom or by whom payment is to be made, but also regarding the payment. So promissory note certainty से तभी माना जाता है कि जो पर्सन किसको दे रहा है ये तो पता हो, किसके द्वारा दी जा रही है, बट बल्कि अमाउंट कितनी दी जा रही है वो भी सर्टेन होनी चाहिए। ये तो हमने देख लिया कि पर्सन सर्टेन होने चाहिए दोनों, बट अमाउंट कितनी दी जा रही है वो भी तो सर्टेन होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि मनी की फॉर्म में नहीं दे रहा था, वो पैडी देता। पैडी का मतलब जैसे कि जो फील्ड ऑफ राइस, कि एक राइस का आपको राइस दे दिया आपको बदले में, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया, तो दैट इज नॉट आपका पेमेंट। तो अमाउंट के बारे में और समझे तो पैराग्राफ 3 ऑफ सेक्शन 5 प्रोवाइड सम डज नॉट बिकम इनडेफिनेट मेनली बिकॉज। वो सम इनडेफिनेट नहीं माना जाएगा अगर साथ में ये भी लिख दिया गया, क्या क्या,
कि अगर प्रॉमिस पे करना है इंटरेस्ट के साथ, तो वो तब भी अमाउंट सही मानी जाएगी। इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट इज टू बी पेड इन एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ऐसा पेमेंट हो, मतलब कभी बार आपने देखा हो ये इंडिकेटिव आएगा, इंडिकेटेड नहीं इंडिकेटिव, मतलब कई बार देखा होगा कि आपने मान लो आपका डॉलर में पेमेंट करनी है या आपको कोई बाहर की पेमेंट करनी है जो दूसरा बंदा बाहर है, तो उसका डॉलर का रेट बदलता रहता है। तो अगर कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हो तो आपने वो एक इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज है कि भाई उस समय मान लो 3 महीने का पेमेंट करनी है तो 3 महीने के बाद जो रेट चल रहा होगा डॉलर का, तो मैं उसके हिसाब से पेमेंट करूंगा, ये नहीं कि आज के साथ, तो भी कोई वैलिड माना जाएगा क्योंकि भैया डॉलर का रेट बदलता रहता है। तो फ्लोटिंग अगर आपका एक्सचेंज रेट है तो भी वो अमाउंट वैलिड मानी जाएगी। या फिर अगर आपको कोई अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करनी, तो भी आपकी वो अमाउंट वैलिड आ जाएगी। लेकिन अगर वो कोई आपने इंस्टॉलमेंट कोई भी डिफॉल्ट कर दिया, तो सारी अमाउंट आपको उसी टाइम पे करनी पड़ेगी। अगर इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई डिफॉल्ट करते हो तो सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन आपने लगानी पड़ेगी इंस्टॉलमेंट के साथ, ये वो कह रहा है। तो ये चीज है, अमाउंट में को समझ में आ गया। फिर अदर फॉर्मेलिटीज होती है कुछ, जैसे कि नेम, सॉरी नंबर क्या है प्रोमिसरी नोट का, प्लेस, डेट, कंसिडरेशन कितनी है, ये आपको यूजुअली फाइंड होते हैं, लेकिन ये कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है लोगों के अंदर। डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मटेरियल नहीं है जब तक कि वो आपको कोई ऐसी अमाउंट पे करनी है जो कि सर्टेन टाइम आफ्टर डेट है, कुछ मतलब कि आपने डेट लिखी लेकिन उसके बहुत टाइम के बाद आपको पेमेंट करनी है, तब तो डेट लिखनी पड़ेगी ना। लेकिन तब भी वो कह रहा है कि अगर डेट नहीं भी लिखी तो इसका मतलब वो नहीं कि इनवैलिडेट माना जाएगा। हाँ, जैसे कि डिमांड प्रोमिसरी नोट होते हैं, जैसे कि वहां पर आपने देखा होगा, मैंने आपको पीछे प्रोमिसरी नोट दिखाया था, बैंक नोट वाला, उसमें ऑन डिमांड था। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जो 6 महीने के बाद लगभग पेमेंट करनी है आपको। जैसे कि आई प्रोमिस टू पे पीटर और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 1000 विद इंटरेस्ट पर एनम अंटिल पेमेंट, की पेमेंट तक आपको मैं ये इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो ऐसी ज्यादातर प्रोमिस नोट ऐसे बनते हैं। तो ये प्रोमिसरी नोट होते हैं। तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेकर पे सर्टेन होने चाहिए। स्टैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इज एसेंशियल। स्टैंपिंग, स्टैंप लगाना, स्टैंप ड्यूटी पे करना। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंप लगाना पड़ता है इसके ऊपर। अनस्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट एविडेंस नहीं माना जाता, और कोई उसके खिलाफ फिर आपको, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते अगर वो अनस्टैम्प्ड। डेट होनी चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये डेट मैंने आपको बता दिया कि लीगल रिक्वायरमेंट वो नहीं है। लिमिटेशन पीरियड फॉर अ प्रोमिसरी नोट, की लिमिटेशन पीरियड होता है कुछ प्रोमिसरी नोट का, कि आप 3 साल तक, 3 साल के अंदर तक केस फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और फ्रॉम डेट ऑफ एक्नोलेजमेंट। कि आपने जैसे प्रोमिसरी नोट एक्नोलेज किया कि हाँ ये प्रोमिसरी नोट बन गया है, तो आप 3 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हो। एग्जाम्पल अब देखते हैं, सैंपल देखते हैं कुछ प्रोमिसरी नोट बनता कैसे। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है, प्लेस, डेट, कब बना ये, और कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक्सप्रेस होना चाहिए प्रोमिसरी नोट। सो आई मिस्टर डैश, ये हो गया कि मैं, ये सर्टेन हो गया, मैंने बोला सर्टेन होना चाहिए। पे, पेयर, मेकर जो है सर्टेन होना चाहिए। कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको पे करूंगा तो सर्टेन हो गया। अमाउंट भी लिख दी, कितना पेमेंट करूंगा, रीपेमेंट इज टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ, अब इंस्टॉलमेंट में हो रही है, कह रहा हूँ 200 इक्वल एंड पे करूंगा एट द इंटरेस्ट ऑफ डैश पेबल ऑन द, देखो डेट लिख दी उसमें, क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई डेट, इस डेट को मुझे पैसा पे करना है सर्टेन टाइम आफ्टर डेट, तो डेट लिखनी पड़ेगी। तो डेट लिख दी उसने, बिगनिंग यहाँ से होगी तब तक की टोटल अमाउंट पे नहीं होता। अब इसने विटनेस भी डाल दिया साथ में, कभी कभी विटनेस होते हैं कि मेरा विटनेस ये है, आई सेट माई अंडर द सील ऑफ डैश आई एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये विटनेस लगा दिया कि भाई ये मेरे साथ ही विटनेस खड़ा है, इसने देख लिया, इसके अंडर में कर रहा हूँ। फिर नेम और एड्रेस आएगा, पार्टी का नेम, ठीक है, कि वो पार्टी कौन सी है, उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस आ गया, सिग्नेचर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, और ये सील, यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी की सील लगा दोगे, और ये लिख दिया उसने, डेजिग्नेशन लिख दी साथ में। तो ये चीज होती है, इस तरीके से प्रोमिसरी नोट बनता है, बाकी स्टैंप लग जाएगी इसके ऊपर, और ऐसा प्रोमिसरी नोट होता है। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है प्रोमिसरी नोट का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।